जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चलिए, आज का सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री। जो पिछले क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, और आज का इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक संरक्षण स्रोत के आधार पे एंशिएंट हिस्ट्री के कितने कालखंडों में बांटेंगे, और उसके बाद हम आगे के तरफ प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज का देखते हैं हम कि पुरातात्विक संरक्षण के आधार पे एंशिएंट हिस्ट्री का कितने पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। तो स्रोतों के आधार पर देखते हैं। स्रोतों के आधार पे इतिहास को 3 कालखंडों में हमने बांटा। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे, जिसको पहले हम प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। सेकेंड देखेंगे प्री हिस्टोरिक, जो कि आद्र ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक एज, जो आद्र ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा होगा जो कि ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक हिस्टोरिक एज। अब हम इसमें देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक काल में और हिस्टोरिक काल में और प्री हिस्टोरिक काल में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक काल पुरातत्व के संरक्षण के आधार पे ये इसमें हम देखेंगे कि इसमें न ही इसमें लिखित प्रमाण मिले और न ही कोई साक्ष्य मिले। ठीक, इसमें देखेंगे कि साक्ष्य तो मिले बट लिखित नहीं मिले। इसमें तो साक्ष्य मिले लेकिन लिखित नहीं थे, और लिखित भी थे तो पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु इसमें लिखित भी मिले और साथ ही साथ पढ़ा भी जा सकता था। तो प्रागैतिहासिक काल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं। ओनली पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसमें लिखित नहीं, अलिखित कुछ भी नहीं है। केवल साक्ष्य के आधार पर हम इसको कालखंड में 3 कालखंडों में बांटते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आता है, इसमें शामिल है। राइट। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित तो है, इसमें लिखित है बट इसको हम रीड नहीं कर सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक। इसके बाद जब हिस्टोरिक काल में आएंगे तो इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है। लिखित स्रोत प्राप्त है और साथ ही साथ इसे पढ़ा जा सकता है। राइट। सबसे पहले इसमें हम प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटेंगे। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और साथ साथ नव पाषाण काल। ठीक। आइए हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हमने बांटा, जो कि पहला पूरा पाषाण काल आएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल आएगा और तीसरा नव पाषाण काल आएगा।
प्रागैतिहासिक काल। इसको हमने 3 भागों में बांटा। जो पहला पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका एज कितना है? तो इसका एज है 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के, राइट। इसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल, राइट। अब पूरा पाषाण काल में 25 लाख से लेके 10,000 बीसी तक इज माना गया है, ठीक। जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है पूरा पाषाण काल। इसमें टू द पॉइंट्स लगभग 15-20 हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मानव पूरे विश्व में कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो पूरे विश्व में मानव मध्य एशिया के तरफ, मध्य एशिया से हट के थोड़ी पश्चिमी एशिया के तरफ एक साउथ अफ्रीका देश है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो कहा जाएगा कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि मानव जाति का पालना किस देश को कहा जाता है। सबसे पहले कहाँ पाए थे? तो अफ्रीका में। तो अफ्रीका को मानव जाति का पालना के नाम से जाना जाता है। तो मानव जाति का पालना किस देश को कहा जाता है? तो अफ्रीकी देश को, अफ्रीका, राइट। दूसरा पॉइंट आएगा कि सर्वप्रथम मानव ने सबसे ज्यादा किस काल में समय बिताया, सबसे ज्यादा मानव ने किस काल में समय बिताया। तो ये पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में समय बिताया, समय बिताया। इसके साथ ही साथ पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे ज्यादा समय बिताया पूरा पाषाण काल में, राइट। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा कि सर्वप्रथम मानव ने सभ्य या असभ्य किस काल में पाए जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मानव असभ्य थे, सभ्य नहीं थे, ठीक। तो मानव सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में सभ्य नहीं थे, पूरा पाषाण काल में सभ्य नहीं थे, सभ्य नहीं, ठीक। इसके बाद पूरा पाषाण काल में कहेगा कि मनुष्य क्या उस टाइम, उस वक्त अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया था या खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत करता था। तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में मानव निश्चित और अस्थायी रूप रहना पसंद नहीं करता था, ये खानाबदोश की जीवन व्यतीत करता था। तो पूछेगा क्वेश्चंस कि किस काल में मानव अस्थायी रूप से न होके खानाबदोश की जिंदगी जीवन व्यतीत करता था। तो ये पूरा पाषाण काल में ही खानाबदोश की जीवन यापन करता था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन पूछेगा कि आग का आविष्कार तथा आखेट शिकार करना मानव किस कालखंड में शुरू कर चुका था। तो आग का आविष्कार मानव ने
पूरा पाषाण काल में चालू कर चुका था। इसके साथ ही साथ मानव ने जो आखेट मीन्स शिकार करना इससे परिचित हो चुका था और शिकार करना प्रारंभ कर चुका था पूरा पाषाण काल में। ठीक, इसके बाद इसके स्थान की बात किया जाए कि पूरा पाषाण काल में किस स्थान से मानव जाति की, मानव सभ्यता की साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, किस स्थान से। तो आइए हम देखेंगे स्थान की बात। उसके पहले हम चरण भी पढ़ना है कि मानव द्वारा पूरा पाषाण काल में कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, उसमें चरण की बात आती है, किस चरण तक इसको माना जाता है। राइट डाउन करिएगा कि पहले 9 पूरा पाषाण काल, पहला चरण पूरा पाषाण काल का एज माना। दूसरा मध्य पाषाण काल का एज माना, मध्य पाषाण काल का एज माना। और तीसरा उच्च पाषाण काल का, उच्च पाषाण काल का एज माना गया। इसके साथ ही साथ हम स्थान की बात करते हैं। स्थान की बात, तो क्वेश्चन पूछेगा किस स्थान पे सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। राइट, तो किस पाषाण काल में मानव का खोपड़ी का साक्ष्य मिला। तो आएगा क्वेश्चन, मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आप याद करेगा पल्लव रन, और पल्लव रन मद्रास के तमिलनाडु में है। ये पल्लव रन में मद्रास के तमिलनाडु में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में मानव की खोपड़ी का साक्ष्य हमें पल्लव रन मद्रास तमिलनाडु से मिलता है। राइट, इसके बाद भीम बेटका, और ये भीम बेटका एमपी मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटका में एक चित्रकारी संबंधी साक्ष्य मिलता है। और ये भीमबेटका एमपी से चित्रकारी संबंधी साक्ष्य मिलता है। ये केवल पूरा पाषाण काल में ही नहीं मिलता है, पूरा पाषाण काल में भी मिलता है, मध्य पाषाण काल में भी मिलता है, और नव पाषाण काल में ही हमको ये चित्रकारी संबंधित जो साक्ष्य मिलता है भीमबेटका से हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ हम एक स्थान जानते हैं, मिर्जापुर जो इलाहाबाद क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। तो मिर्जापुर में भी तीनों कालखंड का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसमें प्रसिद्ध साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु इसी से जुड़े हुए तीनों कालखंड का साक्ष्य मिलता है हमारे मिर्जापुर से। राइट, इसके साथ ही साथ कहेगा क्वेश्चंस कि मानव द्वारा किस कालखंड में शिकार करना मानव ने सीख लिया था, शुरू कर चुका था, प्रारंभिक कर दिया था। तो पूरा पाषाण काल में। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि किस स्थान से ब्लेड क्वार्टजाइट जो ब्लेड के रूप में माना जाता है, पाया जाता है। तो मानव द्वारा ब्लेड क्वार्टजाइट
आदि का साक्ष्य, आदि का साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिलता है। राइट। इसके बाद ही साथ दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या साक्ष्य मिलता है। और मध्य पाषाण काल दो इंपोर्टेंस है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि जो दाह संस्कार की साक्ष्य मिलता है, मध्य पाषाण काल में मिलता है। साथ ही साथ हथियार तो पूरा पाषाण काल में एक मिल चुका था, बड़े हथियारों का प्रयोग होता था। किंतु मध्य पाषाण काल में इंसान तो हथियार बनाना सीख चुका था पूरा पाषाण काल में ही, किंतु मध्य पाषाण काल आते आते मानव ने नुकीला और छोटा हथियार बनाना सीख चुका था। तो मध्य पाषाण काल की जब हम बात करेंगे तो इसमें दो चीजें इंपोर्टेंस होती है, अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार की साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में, और दूसरी जो होती है कि मानव द्वारा हथियार को छोटा रूप में प्रयोग करना और हथियार को पत्थर की हथियार बना के उसको नुकीला बनाना इत्यादि का साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से मिलती है। तो मध्य पाषाण काल की बात कर रहे थे हम। जो दूसरा अर्थ है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो इंपोर्टेंस है, पहला अंत्येष्टि का साक्ष्य मिलता है, और दूसरे नंबर आता है कि हथियार को नुकीला बनाना मानव द्वारा सीखा जा चुका था। साथ ही साथ जब मनुष्य खाद्य को संग्रह करता था, तो मध्य पाषाण में कहीं ना कहीं खाद्य संग्रह का मनुष्य द्वारा प्रारंभ हो चुका था। हालांकि खाद्य संग्रह पूरा पाषाण काल में अभी शुरू नहीं हुआ था, किंतु मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्रह, तो इसमें कहीं ना कहीं जानकारी हमें मिलती है कि मानव मध्य पाषाण काल से एक निश्चित आवास बनाना प्रारंभिक कर चुका था, किंतु पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से आवास बनाना नव पाषाण काल में शुरू हो चुका था, स्थित हो चुका था नव पाषाण काल में। तो इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य द्वारा खाद्य संग्रह के कार्य प्रारंभ हो चुके थे मध्य पाषाण काल में। ठीक। इसके बाद एक चीज इंपोर्टेंस है, चौपानी मांडो चौपानी मांडो जो यूपी में होता है, और यूपी में से क्या पाया जाता है, मृद भांड। चौपानी मांडो ये यूपी में पड़ता है, और यहाँ से मृद भांड इन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही साथ ये मिट्टी की बर्तन अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जब मनुष्य खाद्य संग्रह का कार्य कर रहा था, तो उन्हें कोई बर्तन की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया कि क्यों ना हम अगर किसी वस्तु की सहायता से अगर हम किसी वस्तु को एक दूसरे स्थानांतरण करते हैं, तो उन्होंने पाया कि मिट्टी के घड़ा या मिट्टी के एक मतलब उसमें आकार देकर किसी सामान को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक को पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ इनको क्यों नहीं है हम उसको उसके आकार को पूरे गहरा टाइप बना दें, गोलाकार बना दें कि अस्थायी रूप से उसमें सामान रखने के लिए हो सके। तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रयास किया, जो कि यूपी के चौपानी मांडो से हमको प्राप्त होता है। साथ ही साथ बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, राइट, और यहाँ भी मृदभांड से संबंधित साक्ष्य
हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद एक आया इम्पोर्टेंस आदमगढ़। आदमगढ़ जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, और आदमगढ़ से सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। दो चीजें, एक तो अंत्येष्टि साक्ष्य का, दूसरा का हथियार नुकीला बनाना, इसके बाद खाद्य संग्रह का प्रारंभ होना, और चौपानी मांडो से मृदभांड का पाना, और बागोर से राजस्थान से यहाँ भी मृदभांड से संबंधित कुछ साक्ष्यों का प्राप्ति होना। किंतु जो आजमगढ़ से है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो आजमगढ़ में क्या होता है, पशुपालन। आजमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल में मिलता है। आदमगढ़ जो कि आदमगढ़ एमपी में है, और यहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में हमें सर्वप्रथम कुत्ता का पशुपालन के साथ साथ कुत्ता का अपने साथ रखने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि पशु एक ऐसा कुत्ता को मानते हैं लोग कि अपने साथ में रहने का, इनके साथ में समय बिताने का कार्य मिलता है मध्य पाषाण काल में। राइट, इसके बाद हम देखेंगे नव पाषाण काल में जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं। ये रहा मध्य पाषाण काल का साक्ष्य जो हमको इम्पोर्टेंस लगता है, हमने आपके बीच प्रस्तुत किया। इसके बाद नव पाषाण काल आता है 3 नंबर। नव पाषाण काल ये समय था 10,000 से लेके 1,000 BC का बीच। और जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल का जो था वो कितना था, 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक का एज हम मध्य पाषाण काल में मानते हैं। इसके साथ साथ जब नव पाषाण काल की बातें आती हैं तो 10,000 से लेके 1,000 BC तक माना जाता है। राइट, इसके बाद हम देखेंगे इसमें टू द पॉइंट्स क्या होता है। नव पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें अस्थाई आवास पूर्णतः हमें मिलती है। यानी कि मनुष्य नव पाषाण काल आते आते अस्थाई निवास, अस्थाई आवास यानी कि बनाना स्टार्ट कर चुका था, रहना स्टार्ट चुका था, और शिकार के रूप में कहीं ना कहीं अपने कुत्ता को पालतू बना रखा था। क्वेश्चंस बने गए कि सर्वप्रथम किस कालखंड में मानव द्वारा कृषि का उत्पादन होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक, तो सर्वप्रथम ये बात जानेंगे हम कि नव पाषाण काल में जब मनुष्य कहीं रहेगा तो रहने के साथ साथ कृषि करना पड़ेगा, और जो पहले कृषि करना पड़ेगा, और कृषि करना पड़ेगा तो उसके लिए रहना पड़ेगा, और रहना पड़ेगा तो अस्थायी निवास बनाना पड़ेगा, आवास बनाना पड़ेगा। तो नव पाषाण काल में कृषि का जब उत्पादन मनुष्य करने लगा तो अस्थायी आवास बना लिया। पूर्णतः जब अस्थायी आवास बना लिया तो वहाँ कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद जब वहाँ रहने लगेगा तो मानसून वातावरण के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कैसे बैलेंस करके रहना है, इसके साथ ही साथ जब मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर चुका था, क्वेश्चन पूछेगा कि किस एज में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस कालखंड में कृषि करना प्रारंभ कर चुका था। राइट, तो ये कृषि 7,000
बीसी में स्टार्ट हो चुका था। और ये कहाँ पे हो गया चुका था? तो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ? तो मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। और 7000 बीसी पूर्व कृषि करना प्रारंभ हो चुका था। यहाँ से पाकिस्तान से हमें साक्ष्य मिलता है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से किरधर और किरधर पहाड़ी से के मध्य सुलेमान पहाड़ी व किरधर पहाड़ी के मध्य ये जो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन से एक बनेगा, किस स्थान से सर्वप्रथम मानव द्वारा गुफा नुमा आवास हमें प्राप्त होता है, जिसे कि धूसर कहा जाता है। और साथ ही साथ किस स्थान से मानव द्वारा अपने गुफा में उतरने की सीढ़ी प्राप्त होती है, उस जगह का नाम बताइए। तो एक नवपाषाण काल में ही आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। और कश्मीर में बुर्ज होम से हमें 2-3 साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। बुर्ज होम ये कहाँ है? कश्मीर में है। और कश्मीर में हमको क्या मिलता है? कश्मीर में गुफा नुमा आवास प्राप्त होता है। साथ ही साथ गुफानुमा आवास में उल्टी सीढ़ी, जो कहा जाता है कि सीढ़ी से उतरने के क्रम में, हम गुफा में उतरने के क्रम में ये साक्ष्य मिलता है, जो कि ये भी बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त होता है, राइट। इसके बाद हमने देखा था कि किस कालखंड में मानव ने चक का आविष्कार, मिट्टी के पहिए का चक्का बना के उस टाइम अपना कार्य करना प्रारंभ कर चुका था मानव द्वारा। तो ये नवपाषाण काल में क्या करते हैं? चाक का आविष्कार हो चुका था, जो कि बहुत इंपोर्टेंस है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन बनाएगा कि नवपाषाण काल में, ठीक, हमने जो पिछले बार बताया था कि मेहरगढ़ में जो कृषि का साक्ष्य मिलता है, ठीक, तो उस किस पहाड़ियों के बीच में मिलता है? तो किरधर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में मिलता है। ये इंपोर्टेंस रहा है। दूसरा बुर्ज होम जो कि गुफानुमा आवास हमें मिलता है, यहाँ से प्राप्त होता है।